हेलो जय हिंद साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपके शिवालिका हिमालय और लघु हिमालय के बारे में बताया हुआ है। तो इस वीडियो में हम पूर्वोत्तर जो पहाड़ियां हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र में, जिसे हम उत्तर पूर्वी हिमालय के नाम से जानते हैं, तो उसके अंतर्गत आपके कौन कौन सी पहाड़ियां आती हैं वही इस वीडियो में जानेंगे। अगर इससे पहले वाला आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके देख लीजिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। इससे पहले हमने सीक्वेंस में सारा कुछ आपको बताया हुआ है। तो आइए जानते हैं पूर्वोत्तर, आपके जो पूर्वोत्तर पहाड़ियाँ हैं उसमें आपके कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं। पहले उसके बारे में, ये आपका जो मैप है, आप पूर्वोत्तर भारत का जो मैप है, आप ऐसे बनता है कुछ, थोड़ा आप मैनेज कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, इस प्रकार से बनता है। तो आप देखेंगे कि ये वाला भाग जो है 1 2 3 4 नंबर दिए हैं, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे स्थित है। तो अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत आप देखेंगे आपकी एक अबोर पहाड़ी आ जाती है, उसके बाद आपकी मिसमी पहाड़ी आ जाती है, उसके बाद फिर आपकी मिडी पहाड़ी आ जाती है। उसके बाद आप देखेंगे कि एक डाल्फा पहाड़ी आपकी है। ये आप चारों पहाड़ियाँ आप देखेंगे आपके अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत आएंगी। तो आप यहाँ पे यही ध्यान में रखेंगे। आप देखेंगे परीक्षा में आपसे उतना डीप नहीं पूछेगा, इसमें से आपका चारों ऑप्शन दे देगा और पूछ देगा इसमें से कि कौन सी पहाड़ियाँ आपकी हैं और कौन सी आपकी पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत नहीं आती हैं। बस इतना ही आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ पे ये ध्यान में रखेंगे। और ये वाला जो भाग है आप देखेंगे यहाँ पे आपका नागालैंड पड़ता है। तो आपका इसमें आप देखेंगे एक पटकई बुम पहाड़ी है जो आपके नागालैंड के अंतर्गत आती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और एक जो है आपका नागा पहाड़ी है। ये दोनों पहाड़ियाँ आप देखेंगे आपके नागालैंड के अंतर्गत आती हैं, तो आप ये भी ध्यान में रखेंगे। आपसे प्रश्न केवल यही बनेगा कि आपसे दे देगा ऑप्शन और पूछ देगा कि इसमें से कौन नागालैंड की है और नहीं है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। उसके नीचे आप आएंगे तो आपका यहाँ पे मणिपुर दिखेगा। तो मणिपुर में आप आसानी से समझ सकते हैं, मणिपुरी पहाड़ी है जो आपके मणिपुर के अंतर्गत आती है, तो आप इसे यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। उसके अगर आप यही नीचे बढ़ते हुए आएंगे तो आपकी मिजो पहाड़ी जो आपके मिजोरम में स्थित है, आप ध्यान में रखेंगे। मिजो से आप मिजोरम रिलेट करके ध्यान में रखेंगे, जिसे आप देखेंगे लुसाई पहाड़ी भी कहा जाता है। अगर आपसे लुसाई पहाड़ी का दूसरा नाम पूछ दे तो मिजो पहाड़ी कहा जाता है, आप इसे ध्यान रखेंगे। वही अगर यहाँ पे और आपसे बात की जाए तो आप देखेंगे त्रिपुरी पहाड़ी जो आपकी त्रिपुरा के अंतर्गत आती है। उसके आगे आप अगर मैप पे देखेंगे तो आपके इस साइड में, तो इस प्रकार से ये आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आप बीच में देखेंगे आपके यहाँ पे 3 पहाड़ियाँ और देखने को मिलेगी, ये आपके असम के अंतर्गत आती हैं। तो आपकी पहली पहाड़ी आप देखेंगे मिकीर पहाड़ी है, उसके बाद दूसरा आपका रेंगमा है और तीसरा आपका बैरल है। इस प्रकार से ध्यान में रखेंगे, ये आपकी तीनों पहाड़ियाँ असम के अंतर्गत आती है। इसमें भी आपसे वही प्रश्न बनेगा, 3 ऑप्शन दे देगा और आपसे पूछ देगा कि असम के अंतर्गत कौन कौन सी पहाड़ियाँ है कौन नहीं है। तो आपको बस पता होना चाहिए, आपको ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, बस आपको पता होनी चाहिए कौन किस राज्य की पहाड़ियाँ है। इसी प्रकार से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। आइए कुछ आगे इन्हीं पॉइंटों को जान लेते हैं। ये महत्वपूर्ण है, आप नोट करके कहीं लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। जो आपकी गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ी है आप देखेंगे पूर्वोत्तर हिमालय के अंतर्गत नहीं आती है। आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है, बच्चे समझने लगते हैं कि जो गारो खासो जयंतिया है वो पूर्वोत्तर हिमालय के अंतर्गत ही आती है, लेकिन आप देखेंगे कि ये गारो खासो जयंतिया जो पहाड़ियाँ है आपके पूर्वोत्तर हिमालय के अंतर्गत नहीं आती है, बल्कि यह प्रायद्वीपीय पठार की पहाड़ियाँ हैं। आप ये ध्यान में रखेंगे। अगर पूछ दे कि गारो खासी जयंतिया कैसी पहाड़ियाँ है, तो ये प्रायद्वीपीय पठार की पहाड़ियाँ हैं। आप इसे ऐसे रिलेट करके ध्यान में रखेंगे। आइए आगे अरावली पर्वत से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। तो इसमें आप सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आपका ये प्राचीन मोड़दार वलित पर्वत का उदाहरण है, आप इसे ऐसे रिलेट करके ध्यान में रखिए। अगर आपसे पूछे कि सबसे प्राचीन मोड़दार वलित पर्वत कौन है, तो आपका अरावली पर्वत है, आप ध्यान में रखेंगे। आप देखेंगे कि इसका निर्माण जो है प्री कैम्ब्रियम युग में हुआ था। जी हाँ, इसका निर्माण आप देखेंगे प्री कैम्ब्रियम युग में हुआ था। जब इसका निर्माण हुआ था तो आप देखेंगे कि ये ऊपर से कुछ ऐसे था, मतलब ज़्यादा मोटे ज़्यादा चौड़े भाग में फैला हुआ था, और समय के साथ ये धीरे धीरे आप देखेंगे ये पतला होता गया, इस प्रकार से होता गया। तो इसीलिए इसे अवशिष्ट आपकी पहाड़ियाँ भी कहा जाता है, जो घटता घटता गया समय के साथ, तो इसलिए इसे अवशिष्ट पहाड़ियाँ भी कहा गया। आप ये भी ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे पूछ दें कि अरावली पर्वत श्रृंखला जो है उसे अवशिष्ट पर्वत क्यों कहा जाता है, तो आपको ये कारण पता होना चाहिए, इसीलिए कहा जाता है। उसके बाद आइए आगे देख लेते हैं। तो विघ्न क्रम की चट्टानें पाई जाती है। जी हाँ, आप देखेंगे अरावली
अरावली पर्वत जो श्रेणी है इसमें आपकी विघ्न क्रम की चट्टानें पाई जाती है, जैसे आपका संगमरमर इसी में पाया जाता है। चूना पत्थर आपके देखेंगे, उसके बाद चूना पत्थर, जिप्सम आदि की प्राप्ति आप देखेंगे इस क्षेत्रों से होती है, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आइए आगे देख लेते हैं, ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये इस प्रकार से आप देखेंगे अरावली पर्वत कहाँ कहाँ फैला हुआ है, आपको मैप के हिसाब से ये बताएंगे। तो आप देखेंगे इस प्रकार से है, ये आपका अरावली पर्वत इस तरह से हो गया, जो आप देखेंगे दिल्ली से आपका लेके गुजरात के भागों तक फैला हुआ है, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप इसे ऐसे ध्यान में रखेंगे। अगर दिल्ली में आप देखेंगे, दिल्ली हरियाणा तक फैला हुआ है। दिल्ली में आप देखेंगे इसे रायसीना पहाड़िया के नाम से जाना जाता है, रायसीना हिल्स के नाम से लोग जानते हैं। तो उसी पे आप देखेंगे आपका राष्ट्रपति जो भवन है रायसीना हिल्स पे ही इसका निर्माण है। तो इस प्रकार से आप ऐसे ध्यान में रखेंगे। अगर वही आगे से आप बढ़ेंगे थोड़ा सा, दिल्ली हरियाणा से आगे, तो आपका राजस्थान पड़ता है। तो राजस्थान के ही आसपास में आप देखेंगे ये जो आपका यहाँ पे कई छोटे छोटे पर्वत श्रेणियाँ है। तो इसी में आपका माउंट आबू की पहाड़ी आता है, जो राजस्थान के अंतर्गत आता है। और आप देखेंगे कि इसी में माउंट आबू पहाड़िया के अंतर्गत ही आपका गुरु शिखर की चोटी आती है। तो आप देखेंगे, अगर आपसे प्रश्न यहाँ पे ऐसे बन जाए, ये गुरु शिखर की जो चोटी है ये अरावली पर्वत हो या राजस्थान हो, दोनों की सर्वोच्च चोटी कहा जाता है। तो यहाँ पे आपसे ऐसे प्रश्न बन जाएगा कि राजस्थान की सर्वोच्च चोटी कौन है या अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन है, तो आपका गुरु शिखर चोटी है। आप ऐसे यहाँ पे ऐसे रिलेट करके ध्यान में रखेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो आपका यहाँ पे गुजरात हो जाता है, जो आप देखेंगे नीचे आपका कच्छ का रण हो जाता है। तो फिर आइए ऊपर, राजस्थान के ऊपर थोड़ा सा देखेंगे तो यहीं पे आपका एक झील है जिसे सांभर झील के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से होते हुए अरावली पर्वत को पार करते हुए आप एक देखेंगे नदी आके यहाँ पे आपके गिरती है गुजरात में, जिसे कच्छ के रण के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे आके ये गिरती है, जिसे हम लूनी नदी के नाम से जानते हैं। आप इसे ऐसे ध्यान में रखेंगे। लूनी नदी है जो आप सांभर झील से निकलती है और अरावली पर्वत को पार करते हुए आपके गुजरात में आके गिरती है। तो यहाँ पे आके गिरती है। तो आप देखेंगे, आप यहाँ पे ये पहले जान लीजिए कि इस नदी में खारा और मीठा दोनों प्रकार का जल पाया जाता है। जी हाँ, दुनिया की केवल एक यही लूनी नदी ऐसी है जिसमें खारा और मीठा दोनों प्रकार का जल पाया जाता है। तो क्यों पाया जाता है ये भी आप समझ लीजिए। जब ये इस सांभर झील से निकलती है तो इसके साथ छोटे छोटे आप देखेंगे कंकड़ पत्थर बालू इसके साथ आते हैं, और जैसे ही ये आगे निकलती है, आगे निकलते हुए राजस्थान का क्षेत्र पार करती है, अरावली पर्वत पार करती है, तो यहाँ का जो आपके इसके साथ कंकड़ पत्थर बालू आए होते हैं वो छन के उधर ही रह जाते हैं, और ये गुजरात में आते आते इसका पानी आप देखेंगे मीठा हो जाता है। पहले तो आप देखेंगे अरावली पर्वत श्रेणी तक ये खराब पानी के तौर पर आती है, गुजरात में प्रवेश करते हैं इसका पानी मीठा हो जाता है, जो आपका मीठा पानी हो जाता है। और अंत में यह आप देखेंगे जो रेत के कण होते हैं इसके तली में बैठ जाते हैं, जो पहले से यहाँ पे मौजूद रहते हैं, रेत की तली में आके इसके कण बैठ जाते हैं। और लूनी नदी, ये आपका पहले ही बताया, ये कंकड़ पत्थर सब बना कच्छ का रण है, तो इसमें ये नदी आती है। तो नीचे कंकड़ पत्थर से जाते हुए पानी अवशोषित करके और तब जाके यहाँ से आपका ये एक फिर से नदी बन के प्रवाहित होती है, जिसे ही आप देखेंगे अंत अपवाह नदी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये आप कंकड़ पत्थर से छन के नीचे से बहती है, तो इसलिए आप इसे अंत अपवाह नदी के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से आप इसे ऐसे रिलेट करके ध्यान में रखेंगे। आइए वही विंध्याचल पर्वत से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं, ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए पहला पॉइंट देखेंगे, भारत का विभाजक है। आप देखेंगे भारत का विभाजक है, भारत को उत्तर भारत और दक्षिण भारत में बांटता है। जो आपका उत्तर भारत है और दक्षिण भारत है, अगर मैप आप उठा के देखेंगे तो जहाँ से उत्तर भारत और दक्षिण भारत अलग अलग होते हैं वहीं पे आपका ये विंध्याचल पर्वत है। आप इसे ऐसे ध्यान में रखेंगे। अगर इसका विस्तार की बात की जाए तो आप देखेंगे गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, आपके 4 राज्यों में इसका विस्तार है। आप इसे ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आप देखेंगे अधात्विक खनिजों की प्राप्ति इस क्षेत्र से, विंध्याचल पर्वत के क्षेत्र से आप देखेंगे आपके अधात्विक खनिजों की प्राप्ति ज़्यादा होती है, जैसे चूना पत्थर, बालू पत्थर, जिप्सम। ये मिर्ज़ापुर जो उत्तर प्रदेश में आता है, मिर्ज़ापुर के साइड में ये पड़ता है, जहाँ पे आपने सुना होगा कि सीमेंट का खदान सबसे अधिक आपके मिर्ज़ापुर में ही पाए जाते हैं होते हैं। तो
इसी के कारण होते हैं। तो इस प्रकार से आपका अधातुक खनिज आपके यहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं, तो आप ऐसे ये ध्यान में रखेंगे। तो इस वीडियो में हमने आपको विंध्याचल पर्वत और उसके बाद आप देखेंगे आपको यहाँ पे अरावली पर्वत श्रृंखला और आपके फिर पूर्वोत्तर पहाड़ियों के बारे में बता दिया। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो फिर इसके आगे वाला पार्ट आपसे आगे की वीडियो में बताएंगे। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।